हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 14 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली जो प्लान है वो 499 रुपीज़ का है, लेकिन ये 399 रुपीज़ का अवेल कराया जा रहा है टिल 15 सितंबर। और जो मंथली प्लान है वो 99 रुपीज़ का, और जो एनसीईआरटी का प्लान है वो 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, और साथ में जो हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टॉर्म्स मेंशन है और राइट हैंड साइड पे ओशियन मेंशन है। हमें ये बताना कि कौन सा स्टॉर्म कौन से ओशियन में ऑकर करता है। तो हमें ये बताना है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। टाइफून्स ऑकर होते हैं पैसिफिक ओशन में, हरिकेन्स ऑकर होते हैं अटलांटिक ओशन में, और टोर्नाडोज ऑकर होते हैं इंडियन ओशन में। तो बताइए कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला और दूसरा पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच है, लेकिन तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, स्टॉर्म्स हाल में ही न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि कोरियन पेनिनसुला और जापान को दो टाइफून्स ने हिट किया है। उनका नाम क्या क्या है, मायस्क और हैंसन, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए, जो टाइफून ऑकर होते हैं वो चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में होते हैं, इसलिए जो पहला पेयर था वो करेक्टली मैच था। हरिकेन्स जो ऑकर होते हैं वेस्ट इंडियन आइलैंड में, जो कि कैरेबियन सी है के पास है, और अटलांटिक ओशन में, तो इसलिए जो दूसरा पेयर था वो भी करेक्टली मैच था। देखिए, जो टॉर्नेडोज ऑकर होते हैं ना, वो वेस्ट अफ्रीका का जो गल्फ ऑफ गिनी वाला रीजन है वहाँ पे ऑकर होते हैं, और सदर्न यूएसए में होते हैं। इसे जो थर्ड पेयर था वो इनकरेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए, जो विली विली स्टॉर्म है ना, वो नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑकर होता है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ऑकर होते हैं इंडियन ओशन रीजन में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्टॉर्म्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप मैप के बेस पे भी इन स्टॉर्म्स के रीजन्स को देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉर्म कौन से रीजन में ऑकर होता है। देखिए, जो टाइफून है वो पैसिफिक ओशन के रीजन में होता है, और ये जो रीजन है वो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे विली विली जो स्टॉर्म होता है वो ऑकर होता है। इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर होते हैं, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स। तो ये सारी एक मैप बेस व्यू था सारे स्टॉर्म्स का, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट के बारे में है। हमें ये बताना है ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो ये ऑप्शंस को देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, ग्रीन पीस के द्वारा, आशा फॉर एजुकेशन के द्वारा, या मोबाइल क्रचेस के द्वारा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ की जाती है मोबाइल क्रचेस के द्वारा, तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये रिपोर्ट ना हाल में ही रिलीज़ की गई है। किसके द्वारा? मोबाइल क्रचेस के द्वारा, जो कि एक एनजीओ है। ठीक है, इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो इंडेक्स है वो मेजर करता है हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, और कॉग्निटिव ग्रोथ को कुछ इंडिकेटर्स की मदद से। कौन कौन से वो इंडिकेटर्स हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, स्टंटिंग को, और नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल पे। तो इन इंडिकेटर्स का यूज़ करके इस इंडेक्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। कुछ की फाइंडिंग्स है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टॉप किया है चिल्ड्रन की वेलबींग के लिए। कौन कौन से वो राज्य हैं? केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिज़ोरम। और 8 ऐसे राज्य हैं ना जिन्होंने स्कोर किया है कंट्री के एवरेज से भी नीचे। तो उन राज्यों को भी जान लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी और बिहार। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। देखिए, इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो समझ सके ऐसी पॉलिसीज़ को जो कि इन्फ्लुएंस करती है किसी के चिल्ड्रन के वेलबींग को। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है। ये मेज़र कैसे किया जाता है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, जो पॉलिसी है ना उसको मेज़र करने के लिए 5 तरीके हैं, मतलब 5 आउटकम का यूज़ किया जाता है जो कि इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड के वेलबींग को। तो वो कौन कौन सी आउटकम है उनको देख लेते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन, स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्प्रूविंग एजुकेशनल लेवल्स, वाटर सप्लाई और जेंडर इक्विटी। तो ये सारे जो आउटकम है वो इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड की वेलबींग को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इंडेक्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इस रिजर्व का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो 6th ब्रिक्स समिट के दौरान जो ब्रिक्स के लीडर हैं उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, जिससे कि ब्रिक कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए 6th ब्रिक्स समिट के दौरान ही ना लीडर ने साइन किया, सारे लीडर्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया था, जिससे एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक और साथ में ही ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का जन्म हुआ था, यानी इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए जो ये कंटीजेंट रिजर्व है ना, उसका एम ही यही है कि प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जा सके अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर। देखिए प्रोटेक्शन किस चीज़ की होगी। देखिए जो कंटीजेंट रिजर्व है ना, वो करेंसी इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है, यानी या करेंसी इश्यूज़ को टैकल करता है। इसमें क्या होता है, जो मेंबर नेशन की करेंसीज है ना, जब वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से, तो उन इश्यूज़ को ये केटर करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी नाटो के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि कंसिस्ट करता हो 50 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज़ को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो नाटो है वो इस्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो नाटो है ना, वो एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस तो है, लेकिन ये कंसिस्ट करता है केवल 30 इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज़ को, ना कि 50 इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज़ को। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट हो जाता है। और ये इस्टेब्लिश किया गया वॉशिंगटन ट्रीटी के अंतर्गत, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। ये जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी 4 अप्रैल 1949 में, यानी 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नाटो के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो नेशनल पार्क्स के बारे में है। हमें ये बताना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो लोकेटेड है आसाम में। तो बताइए, ऑप्शंस को देख लेते हैं और बताइए कौन कौन से नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है आसाम में। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क या ओरंग नेशनल पार्क। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चारों के चारों जो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है आसाम में। तो इसको याद रखिएगा, इसलिए जो ऑप्शन डी होता है ना वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ना असम गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए अभी असम में कितने नेशनल पार्क हैं, 5 नेशनल पार्क हैं। उनके नाम यहाँ लिस्टेड है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सखोवा और ओरंग। इन सारे नेशनल पार्क की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। देखिए जो सबसे ईस्टर्न एरिया में है ना वो है डिब्रू सखोवा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिडिल में दिखेगा काजीरंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा ओरंग नेशनल पार्क और यहाँ पे मानस नेशनल पार्क। रह गया आपका नामेरी नेशनल पार्क, तो वो लोकेटेड है यहाँ पे भूटान और अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ से थोड़ा सा आप ईस्टर्न साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लोकेटेड है नामेरी नेशनल पार्क। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नेशनल पार्क्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो कावेरी रिवर के बारे में है। हमें ये बताना जो नीचे ट्रिब्यूटरीज मेंशन है उनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी कावेरी रिवर की नहीं है। यहाँ पे नॉट मेंशन है तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भीमा, कोयना और मंजरा है वो कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बाकी काबिनी और अमरावती कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है कावेरी रिवर की। तो देखिए यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज मेंशन है कावेरी रिवर की, एक बार नज़र डाल लेते हैं। शिमशा, हेमवती, होनुहोल, अर्खावती, कपिला, लक्ष्मणा तीर्था, काबिनी, लोकापावनी, भावनी, नोयल और अमरावती। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है कावेरी रिवर की। जो मंजरा रिवर है ना वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की, और जो भीमा और कोयना रिवर थी वो ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा रिवर की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कावेरी नदी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा 7 क्वेश्चन है वो क्लाइमेट के बारे में है। हमें ये बताना है कि किसी प्लेस की क्लाइमेट जो है वो किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होती। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। लैटिट्यूड की वजह से, लॉन्गिट्यूड की वजह से, एल्टीट्यूड एंड रिलीफ की वजह से, या कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लॉन्गिट्यूड होता है ना वो अफेक्ट नहीं करता है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को, इसलिए जो ऑप्शन बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट है ना वो अफेक्ट होता है किसकी वजह से, लोकेशन की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी की वजह से, और रिलीफ की वजह से। रिलीफ का आपको पता है कि जैसे स्ट्रक्चर है, अगर माउंटेनियस स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे अलग क्लाइमेट होगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी मतलब यहाँ पे कामिंग इफेक्ट ऑफ द सी दिखेगा, मतलब आपका जो रीजन है वो सी से कितना दूर है। अगर ज़्यादा दूर होगा तो कामिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ सी कम दिखेगा, अगर ज़्यादा पास है सी के तो कामिंग इफेक्ट ऑफ सी ज़्यादा फील होगा। एल्टीट्यूड की भी बात है, हाइट की बात है, और लोकेशन की भी बात है, मतलब लैटिट्यूड एरिया में वो कहाँ पड़ता है। अगर इक्वेटर के पास है तो ज़्यादा गर्मी होगी, और इक्वेटर से आप ऊपर बढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स में बढ़ते जाएंगे 60 या 60-70 के अराउंड, 60 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पे जो विंड्स होती है वो ज़्यादा कोल्डर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी भी रीजन के क्लाइमेट को। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए, आप कोई भी जियोग्राफिकल फैक्टर दे लीजिए, चाहे प्रेशर, टेम्परेचर, विंड है, वो लॉन्गिट्यूड पे उतना डिपेंड नहीं करती। लैटिट्यूड पे चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे कोई रीजन है और यहाँ पे कोई रीजन है, तो मतलब लॉन्गिट्यूड में अगर चेंजेस आ जाता है तो वहाँ के क्लाइमेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर लैटिट्यूड में चेंजेस आते हैं तो क्लाइमेट में डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सन का जो इंसोलेशन है ना वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर रीजन पे पड़ता है। लेकिन अगर आप लैटिट्यूड रीजन में आप बढ़ते जाएंगे, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंसोलेशन का जो इफेक्ट होगा वो अलग होगा। 60 डिग्री पे आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे इंसोलेशन का इफेक्ट जो होगा और कम हो जाएगा। तो लैटिट्यूड रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट में किसी भी रीजन के, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है ना उसका उतना बड़ा रोल नहीं होता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्लाइमेट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो बायो रिएक्टर्स के बारे में है। हमें ये बताना है कि जो बायो रिएक्टर्स है वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो बायो रिएक्टर्स है उनका यूज़ किया जा सकता है सीवेज को ट्रीट करने में और वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो बायो रिएक्टर्स है उनका यूज़ किया जा सकता है फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी को ग्रो करने के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सॉरी, मैंने गलती से दोनों के दोनों स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बता दिया, लेकिन मैं कहना चाहता था कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, नाइदर 1 और नाइदर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं बायो रिएक्टर्स के बारे में। देखिए, जो बायो रिएक्टर है ना वो एक तरह का डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है सेल्स और टिश्यूज़ को ग्रो करने के लिए, ठीक है। देखिए, जो डिवाइस है ना वो डेवलप किया गया टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये जो डिवाइस है वो यूज़ किया जाता है सीवेज और वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए भी, इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो करेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए, जो फोटो बायो रिएक्टर होता है ना वो एक तरह का बायो रिएक्टर होता है जिसमें मतलब लाइट को एज अ सोर्स यूज़ किया जाता है, लाइट सोर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिससे कि फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाए। मतलब एक तरह का ये फोटो बायो रिएक्टर होगा जिसमें से कि जिसमें लाइट एंटर करेगी और इस लाइट की मदद से ना फोटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाएगा जो कि ग्रो करते हैं लाइट की वजह से। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप किसी विंडो पे किसी पौधे को रख दो तो जो पौधा होता है वो ग्रो करता है लाइट की वजह से। जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसमें जो होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो जो पौधा होता है ना वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। मतलब फोटोट्रॉपिक का मतलब ही यही होता है, ऐसे प्लांट या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की तरफ मूव करें। जब वो ग्रो करते हैं तो लाइट की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए जो विंडो पे रखा हुआ पौधा होता है ना वो लाइट की तरफ मूव करने लगता है, बाहर की ओर मूव करने लगता है, क्योंकि सनलाइट उधर से आती है, ठीक है। तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बायो रिएक्टर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो ऑक्सीजन साइकिल के बारे में है। हमें ये बताना है कौन कौन से फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन साइकिल में। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ वॉल्केनिक गैसेस, केमिकल वेदरिंग या सरफेस रिएक्शन ऑफ ओजोन। तो कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन साइकिल में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन साइकिल में। तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है ना अर्थ ऑक्सीजन का, वो कहाँ पे है? क्रस्ट और मेंटल में। क्रस्ट और मेंटल में जो भी मिनरल्स होते हैं ना वो उसी में सारे ऑक्सीजन जो है वो रिजर्व्ड हैं। उन सारे ऑक्सीजन में से कुछ स्मॉल पोर्शन है जो कि फ्री रूप में पाया जाता है कहाँ? बायोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन जो मेन सोर्स है फ्री ऑक्सीजन का वो है फोटोसिंथेसिस की वजह से। देखिए कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है ना उनका लॉस होता है। कौन कौन से प्रोसेस है? एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लॉस होता है ऑक्सीजन का, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन की वजह से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन की वजह से, फिक्सेशन ऑफ N2 बाय लाइटनिंग की वजह से, फिक्सेशन ऑफ N2 बाय इंडस्ट्री की वजह से। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो स्टेटमेंट्स में तीनों के तीनों फैक्टर्स मेंशन थे ना जो कि कारण एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन के, वो सारे भी फैक्टर्स हैं इसमें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में है। हमें ये बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो इसका पार्ट नहीं होते। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। नॉन टैक्स पेमेंट्स सच एज फाइन्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स पेमेंट्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड्स। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन इसका पार्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सब में से कोई भी पार्ट नहीं है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, इसीलिए जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल जो इनकम है ना वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं क्योंकि आपका डे टू डे लाइफ के बारे में है। देखिए मान लीजिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से पहले हम जान लेते हैं कि पर्सनल इनकम क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये एक पूल है और कोई इंडिविजुअल है वो अर्न करता है वेरियस मेजर्स से। मतलब जैसे मान लीजिए उसको सैलरी मिलती है, उसको कहीं से रेंट मिलता है, उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे उसको रॉयल्टी मिलती है, या मान लीजिए उसने कोई वेंचर खोल रखा है वहाँ से भी उसको पैसे आते हैं। तो ये सारी आपकी इनकम हो गई, ये आपकी पर्सनल इनकम कहलाई। अब इनकम करने के बाद क्या होगा कि आप कुछ स्पेंड भी तो करोगे। कुछ स्पेंड जो होता है वो फिक्स स्पेंडिंग होती है। फिक्स स्पेंडिंग का मतलब है कि आपने जो इनकम की है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़े, मान लीजिए कुछ पेनाल्टी देना पड़े, कुछ आपका रेंट है वो आपको देना पड़े। तो जो फिक्स आपके जो खर्चे हैं वो निकल जाते हैं जब, उसके बाद जो इनकम बचती है उसमें से अगर आप जो आपकी रेगुलर स्पेंडिंग नहीं है, रेगुलर स्पेंडिंग का मतलब जैसे आप मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं, खाने मतलब जो आपकी डे टू डे लाइफ की स्पेंडिंग है उसको स्पेंड करने के बाद जो नेट वैल्यू बचती है, मतलब आपने जो फिक्स पेमेंट है उसको कर दिया, अपनी डे टू डे लाइफ के जो खर्चे हैं उसको स्पेंड कर दिया, उसके बाद जो आपके पास नेट वैल्यू बचती है जो आपकी सेविंग कहलाती है, जिसको आप सेव करते हैं उसको आप मालूम है कि उस जो नेट वैल्यू आपकी लास्टली बची उस इनकम को आप किसी भी फॉर्म में डिस्पोज कर सकते हैं। मतलब चाहे उसको आप अकाउंट में डाल के सेव कर सकते हैं, चाहे उसकी एफडी कर सकते हैं, चाहे उससे आप कोई अपना मनपसंद चीज़ खरीद सकते हैं या कोई मनपसंद ट्रिप पे जा सकते हैं। तो मतलब ऐसी इनकम या ऐसी इनकम जिसका आप यूज़ अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब आप उसको किसी भी तरह से डिस्पोज कर सकते हैं। तो ऐसी इनकम को क्या कहा जाता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ऐसी इनकम जिसको आप किसी भी फॉर्म में डिस्पोज कर सकते हैं जैसा आपका मन चाहे। तो इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, देखिए पर्सनल इनकम क्या होती है, वेजेस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इनकम आती है उसको, उसके बाद आप क्या करते हैं पर्सनल टैक्स पेमेंट यानी इनकम टैक्स को जमा कर देते हैं। नॉन टैक्स पेमेंट जैसे फ़ाइन है या डे टू डे लाइफ के जो खर्चे उसको स्पेंड कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट में आपके पास इनकम बचती है उसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका जो इकोनॉमिक फॉर्मूला है उसको भी देख सकते हैं, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट्स और नॉन टैक्स पेमेंट्स। नॉन टैक्स पेमेंट का मतलब यही होता है जैसे फ़ाइन हो गया, मतलब नॉन टैक्स पेमेंट का मतलब है ये कि ये कोई फिक्स पेमेंट नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए आपने टैक्स दे दिया उसके बाद आपका कोई स्पेंडिंग ही नहीं है तो ये एलिमिनेट भी हो सकता है। लेकिन
लेकिन ये जो हर इंसान के लाइफ में होता है, इसीलिए इकोनॉमिक फार्मूला में इसको ऐड ऑन मतलब यूज़ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजफुल, प्लीज़ हिट द लाइक button, subscribe to our channel, share this video, and if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.